नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करने की तरफ जा रहे हैं वो विषय है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के ऊपर हमने एक क्लास ले चुके हैं। आज सेकंड क्लास है और वो भी शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, तो शिक्षा व मनोविज्ञान आज जो चैप्टर रहेगा उसका नाम है शिक्षा व मनोविज्ञान में जो संबंध है, जो इनके बीच में जो रिलेशन पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में क्या रिलेशन है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस रिलेशन के बारे में जो साइकोलॉजी की जो भूमिका है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, मैं पीपीटी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। अलग से अगर जो समझाने के बिंदु है उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर लेंगे। इससे कम समय में अधिक कंटेंट आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा और मनोविज्ञान सिद्धांत तथा व्यवहार का समन्वय है। शिक्षा और जो मनोविज्ञान है वो विद्यार्थियों, सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय है। ये इस पॉइंट को ध्यान रखना। शिक्षा तथा मनोविज्ञान का जो पारस्परिक संबंध है वो मानव के समन्वित और संतुलित विकास के लिए आवश्यक होता है। ये कुछ बिंदु है, एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को समझने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए जरूरी है। शिक्षा के समस्त कार्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। मतलब शिक्षा के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उसके ऊपर आधारित होते हैं। विद्यार्थियों, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है करो एंड करो। तो करो एंड करो ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है, शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करता है और करने की जो चेष्टा है उसके बारे में बताता है। तो करो एंड करो ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या बताया कि जो मनोविज्ञान है वो सीखने से संबंधित विकास के कैसे की व्याख्या करता है, मतलब कैसे सीखा जाता है और सीखने के क्या को प्रदान करता है। तो क्या और कैसे की बात कौन करता है? करो एंड करो करता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कब से संबंधित है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो सीखना यानी लर्निंग करने से रिलेटेड क्यों और कब से संबंधित है। आगे और विद्वान है विद्यार्थियों, अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा के बारे में अलग अलग बातें बताई शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। जैसे ब्राउन है, तो ब्राउन क्या कहता है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब व्यक्ति के शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का जो व्यवहार है उसमें चेंज किया जा सकता है। ये बात कौन बोलता है? ब्राउन कहता है। और जो पिल्सबरी है वो क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का विज्ञान है। देखिए, जो विद्यार्थी डायरेक्ट इस क्लास में जुड़े हैं उनसे मेरा एक अनुरोध ये है कि आप पहले नंबर की क्लास को देख लें, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। उस क्लास में सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, उसी बिंदु को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये पार्ट सेकंड है एक प्रकार से, मान के चलो आप। तो उक्त परिभाषाओं से मतलब ये जितनी भी परिभाषाएं दी गई है, चाहे पिल्सबरी ने दी है, चाहे ब्राउन ने दी है, चाहे क्रो एंड करो ने जो परिभाषाएं दी है, इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है। मतलब शिक्षा का संबंध भी मानव व्यवहार से है और मनोविज्ञान का संबंध भी किससे है? मानव के व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे उत्तम बनाती है। शिक्षा के द्वारा मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है, और जब मानव का व्यवहार परिवर्तन हो जाता है तो उसे उत्तम बनाती, मानव को उत्तम बनाने में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है। तभी तो आज सब लोग शिक्षा के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब छोटा सा एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद में जैसे जब भी उसकी शिक्षा लेने की एज हो जाती है तो उसके बाद में उसको स्कूल में भी रखा जाता है। सामान्यतः भी उसको कई स्थानों पे शिक्षा दी जाती है, और स्कूलिंग होने के बाद में कॉलेज में भी शिक्षा दी जाती है। तो ये जो शिक्षा इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे मानव का जो व्यवहार है उसमें चेंज होता है। क्योंकि आज का जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उसमें पूरा एनालिसिस किया जाता है कि भाई इस व्यक्ति को किस समय किसकी नीड होती है। ठीक है, तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में किसका किया जाता है? मानव का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध होना स्वाभाविक है। और अपना जो टॉपिक है इसका नाम भी क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसी को ही पढ़ेंगे। अब आए हम हमारे मेन बिंदु पर कि शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में जो संबंध है वो स्वाभाविक है, पर इस संबंध में मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है। शिक्षा को आधार प्रदान करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर?
साइकोलॉजी कर रही है विद्यार्थियों, इसलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा को अपने प्रत्येक कार्य के लिए मनोविज्ञान की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। मतलब आज के समय में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा को मनोवैज्ञानिक तरीके से इस पे पूरा मतलब साइकोलॉजी का पूरा कंट्रोल है, ये कह सकते हैं। बीएन झा क्या बोलते हैं, बीएन झा के शब्दों में, शिक्षा जो कुछ करती है, जिस प्रकार वह किया जाता है, उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। मतलब शिक्षा आज किसके ऊपर निर्भर है, ये कह सकते हैं हम साइकोलॉजी के ऊपर निर्भर है। रैन क्या बोलते हैं, आधुनिक समय के अनेक विद्यालयों में हम मित्रता और संघर्ष का वातावरण पाते हैं। अब इनमें परंपरागत औपचारिकता, मजबूरी, मौन, तनाव और दंड के अधिकतर दर्शन नहीं होते हैं। आजकल ऐसे दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए उनको बहुत ज्यादा पीटा जाता था। आजकल ऐसा नहीं पीटा जाता है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, तब से तो विद्यार्थियों बहुत कुछ पाबंदी लगा दी गई है शिक्षकों के ऊपर। और विद्यालय में जो भी गतिविधियां होती है उनके ऊपर, एक्स्ट्रा करिकुलम होता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वो सब हम उस बिंदु पर देखेंगे जब आगे हम बाल विकास पढ़ेंगे, तब देखेंगे, ठीक है। अब देखो मनोविज्ञान का जो योगदान है वो क्या है, यानी कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। साइकोलॉजी जब आगे विद्यार्थियों, साइकोलॉजी पहले दर्शन शास्त्र का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब साइकोलॉजी एक अलग से विषय है, उसने शिक्षा में अपना बहुत बड़ा रोल निभाया है। प्रत्येक क्षेत्र में साइकोलॉजी का रोल है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हम शिक्षा के संबंध में बात करें तो शिक्षा में क्रांति लाने के लिए मुख्य रूप से योगदान किसने दिया है, साइकोलॉजी ने दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में वैचारिक और व्यावहारिक परिवर्तन किए, यानी कि साइकोलॉजी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ही क्षेत्र में काम नहीं किया, कई क्षेत्र में काम किया है। चाहे वो उसके विचारों से संबंधित हो, चाहे उसके व्यवहार से संबंधित हो, इन सब में परिवर्तन करने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में लगे लोगों की धारणाओं को तोड़ा है, नवीन अवधारणाओं को विकसित किया है। जो पुरानी धारणा थी शिक्षा से रिलेटेड, उन सभी धारणाओं को समाप्त किया साइकोलॉजी ने, और जो नई अवधारणाएं हैं उनको विकसित करने में इसका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। नवीन अवधारणाओं को विकसित किया है, शिक्षा के क्षेत्र में लगे लोगों की धारणा को इसने तोड़ा है। ये पॉइंट तो मैं बता ही चुका हूं आपको। जैसे बालक के महत्व के लिए अगर बात करें हम, इम्पोर्टेंस टू चाइल्ड के क्षेत्र में इस साइकोलॉजी ने किस प्रकार से काम किया है उसको हम जान लेते हैं। देखो, पहले के जमाने की बात करें तो पहले शिक्षा विषय प्रधान था, लेकिन आजकल शिक्षा विषय प्रधान नहीं है, आजकल बालक प्रधान शिक्षा है। ध्यान रखना, बालक पर जोर ज्यादा दिया जाता है। पहले विषय पर जोर दिया जाता था, विषय प्रधान थी, और अध्यापक प्रधान थी। पहले विषय पर, सब्जेक्ट पर भी जोर दिया जाता था, मतलब केवल सब्जेक्ट पढ़ाना होता था, और जो अध्यापक को उसका केंद्र बिंदु रखा जाता था, और विषय को भी उसका प्रधान केंद्र बिंदु रखा जाता था। उसमें बालक को तनिक भी महत्व नहीं दिया जाता था। प्राचीन शिक्षा की बात कर रहा हूँ, आधुनिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आधुनिक शिक्षा तो विद्यार्थियों मनोवैज्ञानिक तरीके से दी जाती है। लेकिन जब प्राचीन समय की बात करें तो पहले जो शिक्षा थी वो विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान थी, बालक प्रधान नहीं थी। उसमें बालक को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था, प्राचीन समय की बात करें। लेकिन उसके मस्तिष्क को खाली बर्तन समझा जाता था, जिसे ज्ञान से भरना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता था। उस समय की बात है, प्राचीन समय की। लेकिन जब से मनोविज्ञान आई है तो मनोविज्ञान ने इस सोच को, इस जो तरीका था, इसको चेंज कर दिया। मनोविज्ञान ने बालक के प्रति इस दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया है। जैसे मनोविज्ञान ने बालक को शिक्षा का केंद्र बना दिया है। मतलब शिक्षा का केंद्र अब क्या है, अब बालक है। पहले क्या हुआ करते थे, शिक्षा का केंद्र विषय और टीचर हुआ करते थे। अब शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। मतलब देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो शिक्षा है, वर्तमान समय की जो शिक्षा है, वो बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। पॉइंट को ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें इसमें, इसका मनोविज्ञान का, तो बालकों की विभिन्न अवस्थाओं में भी इसका बहुत महत्व है। अगर प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन शिक्षा पद्धति में सभी आयु के बालकों के लिए एक सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। चाहे बालक 15 साल का है, चाहे 5 साल का है, चाहे 10 साल का, सभी को एक प्रकार की शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ाया जाता था विद्यार्थियों। लेकिन अब चेंज हो गया है। मनोविज्ञान ने इन दोनों बातों को अनुचित और दोषपूर्ण बताया विद्यार्थियों। किसने? साइकोलॉजी ने। उनका कहना, साइकोलॉजी के अनुसार बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी रुचियां चेंज होती रहती है, उसकी आवश्यकताएं बदलती जाती है। जैसे बाल्यावस्था में उसकी रुचि खेल में होती है, पर किशोरावस्था में अगर बात करें तो उसकी जो रुचि है खेल और कार्य में,
अंतर समझने लगता है, वो खेल और कार्य में क्या अंतर है। तो इस प्रकार उसकी रुचि चेंज होती रहती है, तो फिर उसको जो पढ़ाने का तरीका है उसमें भी चेंज होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर बालकों को बाल्यावस्था में खेल के द्वारा और किशोरावस्था में अन्य विधियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। मतलब एक बाल्यावस्था जो होती है उसमें किसी बालक को अगर हम सिखाना चाहते हैं तो खेल खेल के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो विधियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। साथ ही उनकी शिक्षा स्वरूप में भी अंतर होता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था की शिक्षा में अंतर होता है, तो जो भी अंतर होता है उसी के अनुसार शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन करना चाहिए, उसी के अनुसार उनको पढ़ाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बालकों की रुचियां और मूल प्रवृत्तियों में का महत्व, यानी इंपोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस इंटरेस्ट एंड इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो पहले की बात करें पूर्व काल की किसी भी शिक्षा योजना में बालकों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। पहले की बात करें हम प्राचीन समय में कि बालक की किस विषय में रुचि है, क्या पढ़ना चाहता है, ऐसा कोई जांच नहीं होती थी, मतलब कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन आजकल ऐसा होता है, जब भी हम भी जैसे अभी कई बार विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, बड़े विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो भी कई बार पूछते हैं आपकी रुचि किस। अब जबरदस्ती हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं निकल, ठीक है। तो इसमें मूल प्रवृत्तियों और रुचियों पर किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया गया था प्राचीन समय में। उन्हें ऐसे अनेक विषय पढ़ने पड़ते थे जिनमें उनकी बालकों की बिल्कुल भी रुचि नहीं होती थी और जिनका उनकी मूल प्रवृत्तियों से कोई रिलेशन नहीं होता था, मतलब उनको वो विषय भी जबरदस्ती पढ़ने पड़ते थे। मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है कि जिस कार्य में बालकों की रुचि होती है उसे वे जल्दी सीखते हैं। मतलब जिस विषय में माना कि मेरी रुचि अगर साइकोलॉजी पढ़ने या पढ़ाने में है ही नहीं और मेरे को जबरदस्ती साइकोलॉजी पढ़ाई जाए तो मैं सीख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश अगर मुझे पढ़ाई जाएगी तो विद्यार्थी में इंग्लिश को बहुत शानदार तरीके से सीख सकता हूँ और बहुत जल्दी सीख सकता हूँ। तो ये सब किसकी देन है? ये सब साइकोलॉजी की देन है। इसके अतिरिक्त वे कार्य करने में अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अतः अब बालकों की शिक्षा के आधार उनकी रुचियां और उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं। मतलब अभी जो शिक्षा का आधार है बालकों की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उनकी जो रुचि हैं, उसको उसका मुख्य आधार माना गया है। बल्कि प्राचीन काल की जो शिक्षा थी उसमें इनको किसी प्रकार का कोई स्थान प्राप्त नहीं था। आगे है कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अगला क्या महत्व है, यानी कि शिक्षा और प्राचीन विधियों में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि अलग अलग जो व्यक्ति है विद्यार्थी उसमें अलग अलग समय सीखने की प्रवृत्ति जागती है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई जोर नहीं दिया जाता था, उसको कोई स्थान नहीं दिया गया। अतः सबके लिए समान शिक्षा का आयोजन किया जाता था, क्योंकि कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंदबुद्धि होते हैं, कुछ औसत विद्यार्थी होते हैं। तो अलग अलग जिनका दिमाग चलता है उसी के अनुसार, मतलब जिनकी जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। अब लेकिन प्राचीन समय की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें इनको किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया गया है। मनोविज्ञान ने इस बात पर हमेशा प्रकाश डाला है कि बालकों की रुचियों के रुझानों, उनकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उनकी जो एबिलिटी योग्यता आदि में अंतर होता है। मतलब हमेशा जो बालक की रुचि है, हो सकता है भाई मेरी खेलने में रुचि है तो दूसरे विद्यार्थी को पढ़ने में ज्यादा रुचि होगी। तो अलग अलग स्टूडेंट की, अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग सेक्टर में रुचि होती है, यानी कि उनमें भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार बात करें उनके जो रुझान है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो योग्यता है, उनमें भी अंतर पाया जाता है। तो फिर सबको समान प्रकार से शिक्षा कैसे दे सकते हैं? मतलब प्राचीन समय में तो वही बात आ गई, एक डंडे से हाँकना। अतः सब बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वथा अनुचित है। सभी बालकों के लिए समान शिक्षा देना अगर दी जाती है तो वो गलत है। तो इस बात को किसने प्रूव किया? साइकोलॉजी ने चेंज कर दिया। साइकोलॉजी के अनुसार कहा गया भाई सभी बालकों को जैसा उनका स्तर है उसी के अनुसार शिक्षा देना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर मंद बुद्धि, पिछड़े हुए बालक, शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। इसी प्रकार जो कुप्पू स्वामी है, इनका एक स्टेटमेंट है, इसको देख लीजिए आप। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान ने इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करने में सहायता दी है। तो कई बार कोई जब कथन होता है उसके बारे में किस विद्वान ने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी कई बार पूछ लिया जाता है।
अगर बात करें हम पाठ्यक्रम में सुधार की बात करें, पाठ्यक्रम में भी सुधार हुआ है साइकोलॉजी की वजह से। देखिए, रिफॉर्म इन करिकुलम, पहले समय में बात करें तो पाठ्यक्रम में सब विषय सब बालकों के लिए अनिवार्य होते थे, मतलब जितने भी विषय होते थे वो सभी बालकों के लिए अनिवार्य होते थे। इसके अतिरिक्त वह पूर्ण रूप से पुस्तकीय और ज्ञान प्रदान था, केवल मतलब ऐसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता था, केवल पुस्तकों में जो बातें लिखी उसके अनुसार ही पढ़ाया जाता था। मनोविज्ञान ने पाठ्यक्रम के इन दोनों दोषों को बहुत ज्यादा कटु आलोचना की है इनकी, किसकी, कि जो पुस्तकीय और जो ज्ञान प्रदान की बात की जाती थी प्राचीन समय में, इन दोनों की बहुत ज्यादा आलोचना की है। मनोवैज्ञानिक इस बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आयु के अनुसार होना चाहिए, उनकी रुचियों के अनुसार होना चाहिए, उनकी जो मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, तो ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये कारण है कि 8वीं कक्षा के बाद पाठ्यक्रम को साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। 8वीं क्लास के बाद में साहित्य वाले, साहित्य में जो इंटरेस्ट रखते हैं विद्यार्थी वो आगे बढ़ जाते हैं, जो साइंस में रखते हैं तो वो साइंस वालों पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसी प्रकार 8वीं क्लास के बाद में ही इस पाठ्यक्रम में क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल, यानी कि पाठ्यक्रम के साथ जो सहगामी क्रियाएं होती है, अन्य जो एक्टिविटीज होती है, उन पर बल दिया गया है। देखो, प्राचीन काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्राचीन शिक्षा पद्धति में मुख्य उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना था, अतः पुस्तकीय ज्ञान को ही वो महत्व दिया जाता था और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का विचार भी नहीं किया जाता था। देखा होगा आपने, प्राचीन समय में भी सुना होगा कि जैसे पहले जब स्कूल भेजा जाता था तो केवल उसको पढ़ाने का ही काम किया जाता था, अगर वो दूसरे काम करने लग जाता था तो उसको घर वाले भी पीटते और मास्टर भी पीटते थे। लेकिन आजकल स्कूलों में देखा होगा पढ़ाने से ज्यादा तो दूसरे काम कराते हैं, जैसे खेलना और अन्य एक्टिविटीज में भाग लेना। ये सब साइकोलॉजी की देन है, ध्यान रखना, ठीक है। आप सोचते होंगे ना आजकल स्कूलों में पढ़ाते कुछ नहीं, पढ़ाते कुछ नहीं का मतलब ये है कि साइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ाया जाता है वहां पर। प्राचीन काल में तो मास्टर होते थे बिल्कुल गीली लकड़ी लेके आता था, मारता था बुरी तरह, और ऐसा मारता था कि बिल्कुल लीले पड़ जाती थी विद्यार्थी। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे जो मैथ्स के टीचर थे वो भयंकर मारते थे, और इतना घर वालों के पास अगर जाके कह दिया आज मास्टर ने मारा तो घर वाले और जूत ठोकते, मतलब घर वाले भी, घर पे भी जूत और स्कूल में भी जूत, दोनों जगह जूत पड़ते। तो आजकल ऐसा नहीं है, आजकल घर पे भी नहीं पढ़ते हैं और स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा मानना है कि विद्यार्थी आजकल पढ़ते भी कम ही है, ठीक है। मनोविज्ञान ने बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए इन क्रियाओं को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। यही कारण है कि आजकल विद्यालयों में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। आए दिन खेलकूद होते हैं, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो ये इसीलिए करवाए जाते हैं साइकोलॉजी की वजह से ही, ठीक है। और अगर बात करें सीखने की प्रक्रिया में भी उन्नति, लर्निंग में भी विद्यार्थी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोग्रेस इन लर्निंग, पहले शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया का कोई ज्ञान नहीं होता था, वे सीखा किस प्रकार से जाता है। वे ये नहीं जानते थे कि एक ही बात को एक बालक देर से समझता है, दूसरा बालक उसे जल्दी क्यों समझ लेता है। पहले इस बात का पता नहीं था, पहले तो ठीक है भाई, उसको कहते इसने याद कर लिया, तूने याद क्यों नहीं किया, एक ने याद कर लिया तो उससे दूसरे के चाटे पड़वाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हो सकता है भाई किसी का दिमाग ज्यादा चलता है, किसी का कम चलता है, किसी की बुद्धि लब्धि ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, बस और क्या होता है इसका। मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया के संबंध में जो खोज करके अनेक अच्छे नियम बनाए हैं। इन नियमों का प्रयोग कर बालक को कम समय में अधिक अच्छी प्रकार से सीख सकता है बालक, इसके बता रखा है। शिक्षण विधियों में भी सुधार हो गया है, पहले की शिक्षण विधियां और अब की शिक्षण विधियों में काफी अंतर मिलता है। रिफॉर्म इन टीचिंग मेथड्स, यानी कि प्राचीन शिक्षा पद्धति में शिक्षण विधियां मौखिक थी, बालकों को स्वयं सीखने का कोई अवसर नहीं दिया जाता था। पहले की जो शिक्षण विधियां थी वो कैसी थी, मौखिक थी, उसमें बालकों को सीखने का किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया जाता था। वे मौन श्रोताओं के समान शिक्षक के द्वारा कही जाने वाली बातों को सुनते थे और फिर उनको ही कंठस्थ याद करते थे, प्राचीन समय की बात करें। मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों में बहुत कुछ परिवर्तन किया है, उसने ऐसी विधियों का आविष्कार किया है जिनसे बालक स्वयं सीख सकता है। आज शिक्षण विधियां ऐसी आ चुकी है जिनसे एक बालक जो होता है वो खुद भी सीख सकता है, कोई जरूरी नहीं है कोई टीचर उसको पढ़ाए तो ही वो सीख पाए, खुद भी सीख सकता है। इस उद्देश्य से करके सीखने, खेल के द्वारा सीखने, रेडियो के द्वारा, पर्यटन के द्वारा, चलचित्रों के आदि को शिक्षण विधियों में स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इससे बालक खुद सीख सके, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। रेवन महोदय क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान के ज्ञान के प्रचलित होने के कारण ही शिक्षा विधियों में
क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, यानी कि साइकोलॉजी के ज्ञान के प्रचलन के कारण ही शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन आया है। तो इस पॉइंट को भी हम नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अनुशासन की नई विधि आ गई है, ठीक है, न्यू मेथड्स ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि पहले के समय में बालकों को अनुशासन में रखने की केवल एक विधि थी, वो थी शारीरिक दंड। डायरेक्ट कोई भी विद्यार्थी गलती करता, कोई भी अनुशासनहीनता बरतता, तो उसको क्या कर दिया जाता था, मुर्गा बना दिया जाता था, या फिर उसको पीटा जाता था स्कूल में। कई बार तो कुछ विद्यार्थियों की मौत भी हो जाती थी उस वजह से, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। विद्यालयों में दंड और दंड का भय उत्पन्न करके आतंक और कठोरता के वातावरण का निर्माण किया जाता था उस समय। बोलते थे वो प्रिंसिपल बहुत भयंकर मारता, पीटीआई तो बदनाम है बेचारा, पीटीआई को तो कहते हैं पीटीआई साहब आगे भयंकर मारेंगे, तो मारते भी थे प्राचीन समय में, आजकल नहीं मारते। मनोविज्ञान ने दंड, भय और जो कठोरता पर आधारित अनुशासन को सारहीन और प्रमाणित कर दिया है। विद्यार्थियों इसको सारहीन बताया है कि उसका कोई सार नहीं है। इसके स्थान पर अब क्या बताया है कि किस प्रकार से आप विद्यालय में या कहीं पर भी डिसिप्लिन रख सकते हैं। तो प्रेम के द्वारा, प्रेम से बात करो, उसकी प्रशंसा करके, सहानुभूति के द्वारा, अनुशासन से कहीं अधिक अच्छा आधार बताया है। जो पहले का जो अनुशासन का आधार था, दंड के द्वारा, शारीरिक दंड देकर, भय उत्पन्न करके उसको अनुशासन में रखा जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कैसे रखा जाता है, प्रेम करके, बच्चों से प्यार से बात करो, उनकी प्रशंसा करो, समय समय पर उनको अवार्ड देते रहो, और सहानुभूति प्रकट करके वह हमें अनुशासनहीनता के कारणों को खोजने और उनको दूर करने का परामर्श देती है। तो साइकोलॉजी के द्वारा हम अनुशासनहीनता के कारणों को जान सकते हैं कि कोई बच्चा अनडिसिप्लिन हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसके कारणों का हम पता कर सकते हैं, उनका निदान कर सकते हैं कि किस प्रकार से उनका निदान हो सकता है। मूल्यांकन की नई विधि आ गई है, न्यू मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन आ चुका है। विद्यार्थियों, बालकों के द्वारा अर्जित किए जाने वाले ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए अति दीर्घ काल से मूल्यांकन लिखित और मौखिक परीक्षाओं के द्वारा किया जाता था, लेकिन मनोविज्ञान ने अनेक नई विधियों की खोज की है। जैसे पहले तो किसी विद्यार्थी का जब मूल्यांकन करना होता था तो उसके लिए लिखित और मौखिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बुद्धि परीक्षा के द्वारा भी उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, व्यक्तित्व परीक्षा के द्वारा, वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है, ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न आते हैं, उससे भी उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। पहले अलग था, अब अलग चेंज हो चुका है। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति व सफलता, मनोविज्ञान की सहायता के बिना शिक्षक यह नहीं जान सकता कि वह अपने उद्देश्य में सफल हुआ है अथवा नहीं। यानी कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति व सफलता के बारे में शिक्षक कब जान सकता है, जब उसको साइकोलॉजी का ज्ञान होता है तो आराम से जान लेता है कि भाई वो उस पढ़ाने में सफल हुआ या नहीं हुआ। ड्राइवर महोदय क्या बोलते हैं, तो मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित नहीं करता है, पर वह हमको ये निश्चित रूप से बताता है कि उनकी प्राप्ति संभव है या नहीं, इस बात को बताता है। इसी प्रकार इसके द्वारा संबंध तरह का विकास होता है। किसका? संबंध तरह का विकास होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ ट्राई रिलेशनशिप्स का होता है। रेबन के अनुसार बात करें तो शिक्षा में 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। बालक और शिक्षक का संबंध पाया जाता है विद्यार्थियों, इसी प्रकार बालक और समाज का संबंध पाया जाता है, और बालक और विषय का संबंध पाया जाता है। 3 प्रकार के संबंध की बात कर रहा है रेबन के अनुसार। बालक और शिक्षक, इसका विद्यार्थियों, जैसे माना कि एक बालक है, इस बालक का संबंध किससे पाया जा रहा है? एक तो पाया जा रहा है शिक्षक से, इसका संबंध होता है। एक इसका जो सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, उनसे संबंध होता है। और एक संबंध किससे होता है विद्यार्थियों? इसका समाज से भी होता है, समाज में से तो आया है ये। जब तीनों संबंध उचित प्रकार से हो और बालक इनसे लाभान्वित हो तो इस दिशा में मनोविज्ञान बहुत सहायता देता है। मतलब तीनों सिद्धांतों को, अगर तीनों जो ये पार्ट है, तीनों को अगर बात करें हम, अगर प्राप्त करना है, लाभ प्राप्त करना, विद्यार्थी इनका लाभान्वित होना है, तो मनोविज्ञान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाता है। रेवन क्या कहते हैं, जब हम इन संबंधों का उचित दिशाओं में विकास करने का प्रयत्न करते हैं तब मनोविज्ञान हमें सबसे अधिक सहायता देता है। ठीक है, नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान होता है विद्यार्थियों। स्टाउट महोदय क्या कहते हैं, शिक्षा सिद्धांत को मनोविज्ञान के द्वारा दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। जैसे माना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आपको पूर्व पहले नॉलेज कितनी है किसी विषय के बारे में, उसी के अनुसार मैं पढ़ाऊँ। जैसे हम सामान्यतः बात करें, अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने आया हूँ
इंग्लिश पढ़ाना है और मैं डायरेक्ट आपको मतलब वाक्य बोल रहा हूँ, उसमें सेंटेंस से पढ़ाना चालू कर रहा हूँ या डायरेक्ट लेसन पढ़ाना चालू कर देता हूँ और आपको तो ABCD नहीं आती है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। पहले सबसे पहले पढ़ाने से पहले आपका पूर्व ज्ञान का पता करना होता है कि पहले आपको कितनी नॉलेज है। जैसे आपने देखा होगा सामान्यतः कोई भी टीचर जब क्लास में आता है तो आते ही किसी भी टॉपिक का सबसे पहले वो नाम लिखता है, जैसे हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम लिखने के बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन वो इसलिए करता है कि वो आपकी जांच करना चाहता है कि भाई आपको पूर्व ज्ञान कितना है। अगर पूर्व ज्ञान में जैसे आपने कुछ विद्यार्थी जवाब देते थे, अगर कोई जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, डेफिनेशन पूछ ली, टाइप्स पूछ लिए, कोई उसका जनक पूछ लिया या फिर उसका आविष्कार करता, कुछ भी XYZ कोई सा पर्सन हो सकता है जो भी विषय पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड। जब वो पर्सन करता है आपसे, तो उस वो पर्सन इसलिए करता है क्योंकि आपके पूर्व ज्ञान का पता करना चाहता है। ठीक है, तो शिक्षक को अगर साइकोलॉजी की नॉलेज होती है तो अपना इस प्रकार से क्लास में प्रदर्शन कर सकता है। इससे बच्चों का पता लग जाता है, बच्चों को भी ये पता लग जाता है कि भाई हमें किस लेवल पे पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो साइकोलॉजी वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। विद्यार्थियों, ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वेदांत क्लासेस अजमेर के नाम से, इस एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्स अपलोड कर रखे हैं। जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, जिस भी भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं या कोई ई नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन का नाम है वेदांत क्लासेज अजमेर के नाम से एप्लीकेशन है। इसको आप गूगल प्ले पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसे ही आप स्टोरेज में जाओगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार के तमाम कोर्स मिलेंगे। और फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है तो दिए गए जो मोबाइल नंबर है उन पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 9044090777। ये अपने मोबाइल नंबर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं विद्यार्थियों। आगे देखिए, अगर हम बात करें इसको संक्षेप में समझने की, उपहार देके इस टॉपिक का, तो वो क्या निकलता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध माना जाता है। शिक्षा का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो मनोविज्ञान के प्रभाव से वंचित हो, से मनोविज्ञान ने कोई विशेष योगदान न दिया हो। इस संबंध में शिक्षा शास्त्रियों के कई विचार है, उन विचारों को हम एक बार देख लेते हैं। जैसे स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। विद्यार्थी ये पॉइंट याद रखना, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये बात कौन बोलता है? स्किनर कहता है। और BN झा ने क्या कहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। शिक्षा की प्रक्रिया किसके ऊपर निर्भर है विद्यार्थियों? मनोविज्ञान के ऊपर निर्भर है। ये बात कौन बोलता है? BN झा। डेविस या RA डेविस क्या बोलता है? मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा को विशिष्ट योग दिया है। इसने विद्यालय जीवन में छात्रों के विकास और परिपक्वता का ज्ञान प्राप्त करने में भी प्रत्यक्ष योगदान दिया है। इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक टॉक टू द टीचर्स में अपने विचार प्रकट किए हैं। वो विचार क्या है उसको देख लीजिए कि शिक्षण प्रत्येक स्थान पर मनोविज्ञान सम्मत रहा है। शिक्षण की अनेक विविध तकनीकी और बावजूद मनोवैज्ञानिक नियमों का पालन उनकी नियति है। मनोविज्ञान हमें गलत धारणाओं, नियमों तथा त्रुटियों से बचाता है। तो साइकोलॉजी किससे बचाता है विद्यार्थियों? गलत धारणाओं और नियमों त्रुटियों से बचाता है। ये बात कौन कहता है? विलियम जेम्स बोल रहा है। इसकी पुस्तक का नाम याद रखना, टॉक टू द टीचर्स। इसी प्रकार कुछ मोटिवेशनल कोड दिया हुआ है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। विद्यार्थियों को अपनी जो कदम है, विद्यार्थियों अपनी जो काबिलियत है उनके ऊपर विश्वास होता है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू मित्रों, अगली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे साइकोलॉजी का।